हेलो नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। और जैसा कि टॉपिक आज का देख पा रहे हैं आप लोग, लाइफ प्रोसेस है। और ये वीडियो या तो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे जा करके देख ले, है ना। जो भी कन्फ्यूजन होगा, है ना, क्योंकि देखिए लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें क्या है, अलग अलग टॉपिक बटा हुआ है। तो ऐसे भी ये नया टॉपिक है। ऐसे क्या है, ये नया टॉपिक है। अगर आप लोग पीछे नहीं भी देखे होंगे तो समझने में कोई फेर नहीं है, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक नोट्स प्रॉपर आपका नहीं मिलेगा, है ना। देखिए हर एक चैप्टर से कहीं ना कोई चीज़ लिंक जरूर रहता है, तब उसको सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है कि पहले आपको वो पढ़ना है तब जाकर के ये पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे, है ना। न्यूट्रिशन क्या थे, पढ़ लिए थे। हम न्यूट्रिशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन हम पढ़ लिए हैं। न्यूट्रिशन हम पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, डाइजेशन सिस्टम भी पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, और अमीबाबा का, पैरामीशियम का या तो हुमेन का पूरा हम पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे रिस्पिरेशन का। रिस्पिरेशन का बात करेंगे हम, रिस्पिरेशन टॉपिक को लेंगे, ठीक है ना। तो ये नया टॉपिक है बेसिकली, है ना। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, है ना। रिस्पिरेशन चैप्टर को डिस्कस करते हैं। देखिए रिस्पिरेशन क्या है। रिस्पिरेशन क्या है ना। एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सर थोड़ा टेक्निकल बोल दिए, हाँ सिंपली। रिस्पिरेशन का मतलब सिंपल क्या समझिए, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ठीक है ना। बहुत लोग को ये डिफिनेशन पे आपत्ति हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, कि रिस्पिरेशन आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना। भाई श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही रिस्पिरेशन होता है। बट श्वास जब अंदर जाता है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना भी रिस्पिरेशन ही है। बट वो थोड़ा सा डिफरेंस है ब्रीथिंग से। तो रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले आप रिस्पिरेशन को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। रिस्पिरेशन में टेक्निकल टर्म, रिस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। यही एक्सटर्नल रिस्पिरेशन जो है अपने आप में ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के लाइन है ये सिंपली, ठीक है ना। यही एक्सटर्नल क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। सर ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में दो चीज होता है, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन या तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है ना। ब्रीथिंग का कहने का मतलब होता है कि श्वास लिए और श्वास छोड़ दिए, फिजिकल प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। हाँ, इसमें एनर्जी नहीं बनता है, इसमें एनर्जी नहीं बनता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब हम बात करें इंटरनल रिस्पिरेशन का, बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला, यही रिस्पिरेशन अपने आप में क्या है, रिस्पायरेशन, ठीक है। और ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। हाँ। इसी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी एनर्जी रिलीज होता है। ये रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी हमको रिलीज होता है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। रिस्पिरेशन ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बहुत बच्चे रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ब्रीथिंग दो चीज़ से मिलके बना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। मतलब इंस्पायरेशन या तो
एक्सपायरेशन से। हम लोग श्वास लिए सिंपली और छोड़ दिए। ये जो होता है एक्सटर्नल ब्रीथिंग, या तो इसी को ब्रीथिंग कहते हैं, ये होता है लंग्स में। और ये वाला जो होता है वो किस में होता है? सेल में। और सेल के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और साइटोप्लाज्म में, है ना। अब वो अलग अलग ये दो ही भाग में बटेगा, है ना। इंटरनल रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन सिंपली समझ में आ जाना चाहिए आपको, यहाँ कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल यूजिंग फॉर रिलीजिंग एनर्जी, बर्निंग ऑफ फूड एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट CO2 H2O। देखिए रिस्पायरेशन क्या है? हम जब ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन, ऐसे देखिए हम एयर को लेते हैं, सिंपली श्वास के रूप में एयर को लेते हैं, सर एयर को लेते हैं, हाँ भाई एयर को लेते हैं, फिर जाके छट के ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, ठीक है ना, बाकी सब बाहर हम लोग निकाल देते हैं, नाइट्रोजन भी तो लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है उससे क्या करेगा, है ना, लड़ाई करेगा, धूम धड़क्का लड़ाई करेगा, और उस लड़ाई से जो परिणाम निकलेगा, है ना, उसका शरीर इस्तेमाल करेगा और कुछ वेस्ट भी निकलेगा। भाई लड़ाई से कुछ अच्छा परिणाम भी तो निकलता है, युद्ध हुआ तो कुछ अच्छा परिणाम भी हुआ, कुछ उसका नुकसान भी हुआ है ना। युद्ध का तो परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है ना। ऐसा है किसी पॉजिटिव भी परिणाम आया तो सिर्फ नेगेटिव परिणाम आया? नहीं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव हर परिणाम कुछ ना कुछ आता ही है, ठीक है ना। चलिए ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस, सिंपल क्या एक्सचेंज ऑफ गैस, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथिंग का कहने का मतलब क्या है? एक ब्रीथिंग तब हम कहेंगे जब हम पहले श्वास लिए, छोड़ दिए, एक बार लेना और एक बार छोड़ना, दोनों मिला के 1 ब्रेथ कहलाता है, ठीक है ना, एक ब्रेथ कहलाता है। ब्रीथिंग रेट जो होता है वो 12 से 20 बार पर मिनट होता है। हम 1 मिनट में ये कर सकते हैं 12 से 15, 16, 17, 20। अगर फिजिकल प्रोसेस ज़्यादा हो तो थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर सोए होंगे नॉर्मल है तो घट जाता है। ये चीज़ ब्रीथिंग के बारे में समझ में आ गया। अब रिस्पिरेशन के बारे में क्या कहलाता है कि जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से लड़ाई होता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से लड़ाई होता है तब रिजल्ट क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, एनर्जी देता है, ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या दिया हमको? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया और एनर्जी। तो हमको भाई एनर्जी एटीपी के फॉर्म में देता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर रखता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, एटीपी बनने से पहले एडीपी बनता है, वो सब अलग प्रोसेस है। अब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन से धूल भड़ाकर लाई करा दिए तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड दिया, H2 और एटीपी दिया, एनर्जी तो मिल गया। तो रिस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सर ऑक्सीडेशन क्यों बोले? अरे भाई ऑक्सीजन का उसमें नीड होता है, ऑक्सीजन जा करके लड़ाई करता है ग्लूकोज से और इसमें एनर्जी देता है, इसलिए तो बोले रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम थोड़ा देख लेते हैं। ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस भी एग्जाम में आ जाता है, आपसे कोई आदमी पूछ भी ले, ठीक है, रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या है डिफरेंस, आपसे कोई पूछ ले तब क्या बताइएगा? तो देखिए क्या बताना है आपको। प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, मतलब श्वास का लेना और श्वास को छोड़ना, एयर का, द एयर एंड इट आउट ऑफ द लंग्स। ये क्या है? सिर्फ फेफड़ा में मतलब हवा जाएगा और हवा बाहर आ जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। इट टेक प्लेस इन लंग्स, ये सिर्फ फेफड़ा में होता है, ठीक है ना। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है? एनर्जी कोई प्रोड्यूस नहीं होता, ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। जब हम लोग श्वास लेते हैं, मतलब श्वास हम लोग भरते हैं, हवा को भरते हैं, तो छाती क्या हो जाता है? फूल जाता है, स्टर्नम बाहर आ जाता है ना, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। सिंपली हम देखिए, लेकिन एनर्जी बन रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड भीड़ रहा है, ये सब दिखता है हमको? नहीं दिखता है। ब्रीथिंग क्या है? ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, है ना। रिस्पिरेशन ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताइए? तो एनर्जी दे रहा है सो हाँ, हमको महसूस होगा कि भाई देखो खाया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिला, देखिए खाना खाया, एनर्जी आया, देखो काम पे लग गया, तो वो भी तो फिजिकल ही दिख रहा है हमको ना, बट अंदर से जो ऊर्जा बना, कैसे बना, वो हमको दिख रहा है नहीं। लेकिन हम लोग श्वास भरेंगे, एयर भरेंगे तो छाती फूल जाएगा, ये हम लोग देख भी सकते हैं, है ना।
टैप से माप भी सकते हैं कितना इंच फूला, वो डिफेंस में पूछा जाता है ना, मतलब डिफेंस वाला एग्जाम होता है तो फिजिकल जब होता है तो उसमें श्वास बहुत तेज से भरना होता है, 5 इंच फुलाना रहता है, तो ये सब कंडीशन है, ठीक है ना। सर रिस्पिरेशन बता दीजिए, तो क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज सिंपली क्या हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा और एनर्जी हमको देगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, टूट जाएगा और एनर्जी देगा। इट टेक प्लेस इन सेल, ये क्या है, सेल में होता है, ऑल सेल जितना बॉडी में सेल होता है उसके अंदर ये होता है। इट इज ए केमिकल प्रोसेस, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज से जा करके मिलता है और बोलता है भाई तुमने तुम जिससे मिलके बना है उसको बाहर कर दो ना, बाहर कर दो ना, बोलते ठीक है कर देते हैं, तो वो कर देता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, रिस्पिरेशन में एनर्जी बनता है, किसके फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, ना लिखा हुआ है, ठीक है ना, चलिए एडिनो ट्राइफ, एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखिए सेल के अंदर जो एनर्जी होता है वो करेंसी है, ये है ना, पैकेट में आपका जो पैसा है भाई वही तो पावर है आपका, पैसा खत्म कोई पावर नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल का क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ आगे टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है ना, हम बांट देते हैं एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है ना। एरोबिक को क्या बोला जाता है, एरोबिक जो रिस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, नीड होता है, ऑक्सीजन का नीड होता है, और एनारोबिक में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का एब्सेंट हो जाएगा या तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ या तो हम पूरा भरपेट खाना खा लेंगे या तो एकदम नहीं खाएंगे या तो आधा आधा खाना खाएंगे, तीन कंडीशन से। जब भी हम खाना खाएंगे तो तीन चीज हम बोल सकते हैं कि भरपेट खाएं या तो पूरा एकदम खाएं ही नहीं है, ठीक है ना, या तो आधा आधा खाए हैं, तीन कंडीशन हो सकता है। हाँ तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या रिस्पिरेशन होगा, मतलब ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगा। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन एकदम नहीं देंगे। तीसरा कंडीशन क्या होगा, ऑक्सीजन का थोड़ा सा वैल्यू कम कर देंगे, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दो भाग में हम इसको तोड़ देते हैं रिस्पिरेशन को, एरोबिक जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एनारोबिक जो अब्सेंस होगा, मतलब ऑक्सीजन ना होगा, दूसरा में ऑक्सीजन का थोड़ा सा गिरावट होगा, मतलब कमी होगा। इसी को ना फर्मेंटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, फर्मेंटेशन रिस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, बोलते सर ऐसा क्यों बोलते हैं, तो अभी हम बताएंगे क्यों बोलते हैं, तो ठीक है ना। चलिए ग्लूकोज, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है भाई, पूछ लेता है, ये ग्लूकोज जो होता है तो सबसे पहले कहाँ टूटता है, ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ टूटता है, तो आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज सबसे पहले किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म में टूटेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में टूटेगा, साइटोप्लाज्म में टूटेगा। जब ग्लूकोज, देखिए सिंपली बोल दिया जाता है कि ग्लूकोज टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O ATP दिया, ठीक है वो सब ठीक है, ठीक है वो सब कोई बात दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में, कहाँ, साइटोप्लाज्म में टूटता है। फिर दूसरा बार कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हर एक कंडीशन में, हर एक सेल में ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में टूटेगा। सर फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, C6H6O6, C6H6O6, ये जो कार्बन है, कितना कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है ग्लूकोज में, 6 है। जब ये फर्स्ट टाइप साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो पायरुवेट इसको कहते हैं, है ना, पायरुवेट कहते हैं इसको, जो टूट के प्रोडक्ट बनेगा। ग्लूकोज जब सबसे पहले साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो उसको पायरुवेट कहते हैं, और ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है, जब फर्स्ट बार साइटोप्लाज्म में वो टूट जाएगा मेरे दोस्त तो बन जाएगा C3H3O3, इसी को बोलते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। देखिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक बात समझ में आ गया। और कुछ एनर्जी भी देगा, क्या करेगा ये, कुछ एनर्जी भी देगा, है ना, अ फ्यू, तो फ्यू नहीं, लिटिल एनर्जी, ये क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी देगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज पूरा टूटा ही नहीं भाई, पूरा खाना खाइएगा तब ना आपको पूरा ताकत मिलेगा, संतुष्ट होगा मन। अभी तो आप 4 कोर खाए हैं,
है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, जब फर्स्ट टाइम वो टूटेगा ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, तो पायरुवेट बनाएगा, है ना, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा और कुछ एनर्जी भी होगा, C3H6O3, ठीक है ना, ऐसे कुछ फॉर्मूला है। अब सर चलिए एक एक कर बताइए, जब प्रेजेंट होगा, हम नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा, मतलब ऑक्सीजन उसको भरपूर मात्रा में अब मिल जाएगा, किसको, पायरुवेट को, ठीक है ना, तो ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देगा, इसी को बोलते हैं एरोबिक। क्यों, क्योंकि एरोबिक में हम फुल ऑक्सीजन मात्रा एकदम धड़धड़ा के भर दिए उसको ऑक्सीजन, बोले लो भाई तुमको जितना ऑक्सीजन चाहिए, तो टूट ले तो एनर्जी दे, कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दे। तो ये जो पायरुवेट है सो कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी कर तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और एटीपी के फॉर्म में टूटता है, इसलिए एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। समझ में आया। हाँ, पैसा कहाँ रहता है आपका, बैंक में रहता है कि नहीं। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एटीपी को बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सॉरी, क्या पावर ऑफ सेल लिख दिया, पावर हाउस, यहीं से तो सारा पावर मिलेगा भाई, है ना। पावर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो कंप्लीटली ग्लूकोज कहाँ ब्रेक डाउन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, वहां पे ग्लूकोज नहीं पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को वो देता है, ठीक है ना। हाँ, ये बात समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये बात समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा हम भर भर के दे दिए, हम ऑक्सीजन का थोड़ा मात्रा को कम कर दें तो क्या होगा, तो देखिए अगर ऑक्सीजन को थोड़ा सा मात्रा को कम कर दीजिएगा, तब जो पायरुवेट टूटेगा भाई मेरे, टूटेगा मेरे दोस्त टूटेगा वो मसल्स में, मसल्स मतलब शरीर, ये मांसपेशियों में टूटेगा, ठीक है ना। जैसे जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए हम तुरंत थक जाते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज अगर पूरा टूट जाएगा तो फुल एनर्जी देगा, तो ग्लूकोज पूरा टूटेगा जब उसको पूरा ऑक्सीजन देंगे, अब पूरा ऑक्सीजन में नहीं देंगे तो बढ़िया से टूटेगा नहीं, तो जब ऑक्सीजन कम मिलेगा ग्लूकोज को और बढ़िया से वो टूट नहीं पाएगा, है ना, तो मसल्स में क्रैम्प होने लगता है, मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, मसल्स दर्द करने लगता है, हम थक जाते हैं जल्दी, क्यों, क्योंकि वो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे अंदर थकावट मसल्स में आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। अब लैक्टिक एसिड से हम निपटारा कैसे करेंगे, तो मसाज कर देंगे, है ना, इसे कोई दौड़ के आता थक जाता है थोड़ा मसाज कर दो तो अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो जो लैक्टिक एसिड है फिर टूट के कार्बन डाइऑक्साइड H2O में बदल जाएगा, तो मसाज करने से लैक्टिक एसिड कम होता है, या तो फिर गर्म पानी से सेका कर देने से वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है ना, यहाँ भी 3, ये भी 3 कार्बन, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है भाई, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, टूटा नहीं पूरा बढ़िया से, और एनर्जी तो देगा लेकिन बहुत कम एनर्जी देगा, ठीक है ना। तो क्या एनारोबिक कहलाएगा रिस्पायरेशन, क्यों, क्योंकि एनारोबिक में तो ऑक्सीजन एकदम नहीं देंगे, या तो थोड़ा मात्रा में देंगे सिर्फ फुक फुक करने जिंदा रहने के लिए। सर दूसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एकदम नहीं देंगे, ऑक्सीजन को पूरा गायब कर देंगे। अगर ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन का तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो भाई ये कौन तोड़ सकता है, ये कौन तोड़ सकता है, तो ईस्ट तोड़ सकता है, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या, फंगस, एक प्रकार का फंगस होता है जिसको खमीर बोलते हैं, यही तोड़ देता है इसको, जो ईस्ट है सो एनारोबिक रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीजन मत दो, ग्लूकोज को तोड़ देगा। तो किस में तोड़ देता है सर ग्लूकोज को, वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड H2O, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, वो तोड़ता है इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, देखो कार्बन कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स, और क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है। बात समझ में आ गया, यहाँ बात समझ में आया हाँ या ना, एक बार बताइए।
चलिए समझ में आ गया यहाँ तक, कोई बात नहीं। तो ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है साइटोप्लाज्म में और बन के क्या बनाता है, पायरुवेट, है ना, पायरुविक एसिड या तो पायरुवेट कहते हैं। दूसरा, जब यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स पायरुवेट जब फुल एनर्जी उसको सप्लाई हो जाता है तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया में वो पूरा टूट जाता है और पूरा एनर्जी दे देता है, उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा, जब वो एनर्जी मतलब जब उसको ऑक्सीजन कम देंगे तो मसल्स में वो जब टूटेगा, मसल्स में वो रिएक्शन होता है जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाता है और लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी देता है, थोड़ा कम एनर्जी देता है, तो एनारोबिक। दूसरा, खमीर जो ईस्ट होता है वो क्या करता है, इसको पायरुवेट को एथेनॉल में तोड़ देता है, इथेनॉल में तोड़ देता है, ठीक है ना। C2H5 एथेनॉल का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी थोड़ा सा उसमें बहुत कम देता है, तो इसी को बोलते हैं एनारोबिक। तो समझ में आ गया, यही ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है ना, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तो जो फर्मेंटेशन है इसी से तो शराब बनाया जाता है, सड़ा करा करके, है ना, फल फ्रूट को शुगर से मतलब कार्बोहाइड्रेट से कैसे बनाया जाता है, यही फर्मेंटेशन करवा के बनाया जाता है, ठीक है ना, हाँ, फर्मेंटेशन करवा के बनाया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाके ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड H2O एनर्जी पूरा देता है, मतलब यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं सर, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस, हाँ भाई डिफरेंस है, तो चलिए देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एरोबिक है तो भाई ऑक्सीजन उसको चाहिए। दूसरा, फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है और सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 2 स्टेप जाकर के ये पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, तब जाके एनर्जी हमको मिलता है। ग्लूकोज इसमें क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एरोबिक में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में टूटा तो पायरुवेट एसिड बनाया, उसके बाद फिर जाकर के वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा और H2O CO2 और एटीपी के फॉर्म में हमको प्रोडक्ट को दे दिया, मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया ग्लूकोज, जिससे मतलब पूरा टूट टूट के उसका धजिया उड़ गया। यहाँ क्या है 38 36, दोनों सही है, ठीक ठाक है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा सेल पर निर्भर करता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो ठीक है ना, 36 एटीपी, ठीक है। आगे, एनारोबिक रिस्पिरेशन किसको कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, लैक हो जाएगा या तो एब्सेंट हो जाएगा। द टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एब्सेंस में। द कंप्लीट प्रोसेस इन साइटोप्लाज्म, ये क्या हो जाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत है वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, साइटोप्लाज्म में पूरा धजिया उड़ गया, साइटोप्लाज्म में से क्या हो गया, इस साइटोप्लाज्म में ही होता है। ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज क्या होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनाता, है ना, H2O बनाता, लेकिन यहाँ बन ही नहीं रहा है। ओनली 2 ATP आर प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस हो पाता है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, कि हम लोग श्वास लिए सर, ये सब हुआ, एनर्जी मिला, सब हुआ, तो हम लोग श्वास लेते हैं तो कैसे कैसे श्वास लेते हैं, लंग्स तक कैसे पहुंचता है, सर नाक से जाता है, एक छेद रहता है वहाँ पहुँच जाता है, हाँ ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता भी है। देखिए ये इंसान है ना, ये नाक वाला छिद्र है नेजल कैविटी, ठीक है ना, नेजल कैविटी। अब ये आया अंदर, थोड़ा सा गला में, यहाँ गला है, यहाँ पे गला है, ये एक गला तो नाक से और मुंह से दोनों जगह यहाँ पे आके मिल जाता है, ये गला है, ठीक है ना। ये इपोग्लोटिस है, इपोग्लोटिस, ये क्या काम करता है, एक खाना और हवा को दोनों को सेपरेट करता है। भाई तू कभी कभी देखते हैं हम लोग खाते खाते क्या हो जाता है, मतलब खाना नाक के द्वारा बाहर आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, माइंड उसको पता नहीं कैसा सिग्नल दे देता है ना। कभी हम लोग जिसको बोलते हैं ना सरक जाते हैं हम लोग, तो वो लोग बोलता है कि कोई तुमको याद कर रहा है ना, कोई तुमको याद कर रहा है इसलिए खाते खाते तुम सरक गया,
तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई याद नहीं करता है, वो यूपिग्लोटिस याद कर लेता है ना। हाँ वही नहीं, वही याद कर लेता है हमको। ठीक, इसोफेगस हो गया जिसको फूड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गया, फिर टंग हो गया, जीभ हो गया, लैरिंग्स हो गया, ठीक है ना, साउंड बॉक्स जिसको बोलते हैं लैरिंग्स को, हाँ साउंड बॉक्स, ठीक है ना। इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। लंग्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया। अब ब्रोंकाई को जब हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना, तो वो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में टूट जाता है। उसके बाद अल्वुलाई के फॉर्म में वो छोटा छोटा गुच्छा, अंगूर, अंगूर का गुच्छा जैसा वो क्या होता है, ये बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम। सर ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैस, जो गैस का एक्सचेंज है हमारे शरीर में कैसे होता है? सबसे पहले क्या करते हैं, नोस्ट्रिल, मतलब हम नाक से सिंपली आँख खींचते हैं, फिर नेसल पासेज के थ्रू क्या होता है, वो अंदर जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आ गया, अब क्या होगा, फायरिंग्स से होते हुए, लायरिंग्स होते हुए, है ना, ये लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है ना, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेलाई। ठीक है, यहां से वो होते हुए जाता है। अब ये लास्ट जाके यहीं पे गैस का एक्सचेंज हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैस का एक्सचेंज मतलब CO2 और H2O का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो साइट ऑफ गैस एक्सचेंज कौन कहलाता है, अल्वेलाई। ठीक है ना, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का साइट मतलब वो स्थान जहाँ पे गैसेस क्या होता है, बदल जाता है ना, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है ना, हाँ, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन से वो बदल जाता है। सर अल्वलाई का थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देखिए, देखिए यहाँ क्या था ना, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में टूट गया था, अब ये ऐसे ऐसे गुच्छा के फॉर्म में ये था। ओके, अब इसी एक गुच्छा को क्या किए ना, काट के हम ले लिए, है ना, ऐसे बना दिए। तो देखिए ये गुच्छा को हम ले लिए, एक गुच्छा को ले लिए, ये जो अंगूर का एक गुच्छा है, अंगूर का एक गुच्छा है, वो क्या हुआ है ना, ब्लड कैपिलरी से नहीं, ये घिरा रहता है, ब्लड कैपिलरी से घिरा रहता है। सिंपली समझिए, अंगूर है, उसको देखते कभी छिलका उतारते हैं, तो बस उसी तरह उसका छिलका से क्या है, एक कवर्ड है, और वही छिलका में क्या है, ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी है। अब पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। पल्मोनरी कैपिलरी यहाँ पे पतला पतला कैपिलरी के फॉर्म में यहाँ चिपका हुआ है, तो यहाँ गैस का डिफ्यूजन हो जाएगा, मतलब CO2 क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा। अगर पूछेगा कि गैस का जो एक्सचेंज होता है हमारे अल्वेलाई में, वो प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से, है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ जाता है। ओके, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ। दूसरा, पल्मोनरी वेन कनेक्ट है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, बाहर इधर से जाएगा, और यहाँ पे ये जो दीवार है, यहाँ ये जो मेम्ब्रेन्स होता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस का डिफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, इसमें हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा जा तू जा बाहर जा, है ना, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा, रेड ब्लड सेल। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखिए, बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स, बलून लाइक स्ट्रक्चर लंग्स में प्रेजेंट होता है। एक्सपेंड व्हेन एयर इंटर, जब क्या है, हवा उसमें भरते हैं तो वो फैल जाता है, और जैसे हवा निकलता है वो सिकुड़ जाता है। वेरी थिन वॉल, इसका जो दीवार होता है वो बहुत पतला होता है, जैसे अंगूर का छिलका बहुत पतला होता है। सप्लाई विथ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होता है, ये घिरा हुआ रहता है। ह्यूमन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ रहता है,
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सेस में रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, अगर पूछ लिया जाए तो एक प्रकार का ये प्रोटीन है। इसमें क्या मौजूद होता है? आयरन, आयरन मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है। आगे, हाँ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली? तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया डिफरेंस है और आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, तो थोड़ा सा देख लें। जब देखिए, इसको अभी आप ध्यान मत लगाइए, इसको ध्यान नहीं लगाइए, हम ड्रॉ करते हैं। एक क्या है? लंग्स है, और ये वाला क्या है? अस्टर्नम है, छाती वाला है ना। ये जो हड्डी बीच में रहता है उसको अस्टर्नम बोलते हैं। ओके, अब ये क्या है? डोम शेप। ओके, यहाँ पे सिंपल बात है, जैसे ये हवा को भरते हैं, जैसे हम श्वास लेते हैं, एयर को हम इनहेल करते हैं, तो एक बात सिंपल समझिए, अगर ये सिचुएशन है नॉर्मल, तो अब बदलाव इसमें आना चालू होगा। बार बार बच्चे भूल जाते हैं कि डायफ्राम क्या होगा, नहीं होगा, ये वो, ये डायफ्राम है, डायफ्राम, डायफ्राम है ये। ओके, डोम शेप का रहता है, गुंबज शेप का बना रहता है। एक नॉर्मल सिचुएशन है, जब हम हवा को भरेंगे तो क्या होगा? तो लिखा हुआ छोड़ दीजिए, आप सिंपली एक्सपीरियंस कीजिए कि जब आप हवा को भरते हैं लंग्स में तो क्या होता है। जब हम श्वास भरते हैं तो चेस्ट कैविटी फूलता है, छाती का वॉल्यूम बढ़ जाता है, अगर इतना है तो इतना हो जाता है। दूसरा, ये जो हड्डी है स्टर्नम, वो बाहर की तरफ आ जाता है, आउटवर्ड की तरफ, है ना। आप फील कीजिए तो याद रख पाइएगा, वैसे हम तो लिख देंगे, भूल जाइएगा, ये वो फलाना ढिमकाना होता है। आप कैसे याद रखिएगा कि इनहेलेशन में क्या क्या होता है? तो सिंपली जो डॉम, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये वाला डॉम शेप बना रहेगा, है ना, डायफ्राम, ये वॉल्यूम इसका जो भी ये है। अब जैसे हम श्वास को लेंगे तो क्या होगा? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। श्वास को जब हम लेंगे, इनहेल करेंगे, तो लंग्स का क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये जो डायफ्राम है फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, उसको दबा देगा। तो ऐसे है तो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। किसमें? इनहेलेशन में। जब हम छोड़ेंगे तो फिर वही प्रक्रिया हो जाएगा, फिर वापस अपना पोजीशन पे आ जाएगा वो। देखिए, द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, खिंचाव आएगा। मसल्स में क्या आएगा? खिंचाव आएगा। जैसे कि बलून में फूंक देंगे, हवा भर देंगे, तो उसमें खिंचाव आएगा। बलून में हवा भर देंगे तो जो लेयर है उसका जो मतलब छिलका है, मतलब लेयर है, उसमें खिंचाव आएगा, तनाव आएगा, है ना। द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट। डायफ्राम जो ऐसे था वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ओके, द रिब मूव अपवर्ड। ये जो पंजड़ी है, रिब है, वो क्या होगा? अपवर्ड फैलेगा, बाहर आएगा। ओके, एंड आउटवर्ड अस्टर्नम, अस्टर्नम है बाहर आएगा, बाहर आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि 1 फीट बाहर आ गया, ऐसे थोड़ी होगा। बाहर आएगा मतलब ऐसे बाहर पकड़ के कोई ले जाएगा तो छाती तो फाड़ देंगे, हनुमान जी थोड़ी बनना है। एयर इंटर द लंग थ्रू द नोज। अब क्या होगा? नाक के द्वारा श्वास भर जाएगा। ओके, यहाँ पे इनहेलेशन के बाद आ गया। सर जस्ट इसका उल्टा होगा? हाँ, ऑब्वियस होगा उल्टा। एक्सहेलेशन है तो एक्सपेरेशन जब हम करेंगे तो द मसल्स डायफ्राम रिलैक्स। जब हम श्वास को लेके
तो दर्द होने लगता है बहुत देर तक, फिर जब छोड़ते हैं आराम लगा जी, है ना, रिलैक्स हुआ। सर जब रिलैक्स होगा तो अपना पोजीशन पे वो वापस आएगा, हाँ भाई अपना पोजीशन पे वापस आएगा। तो द डायफ्राम गोज अपवर्ड एंड बिकम डोम शेप, डोम शेप में वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा फिर डोम शेप में वो आ जाएगा। ओके, द रिब मूव डाउनवर्ड, श्वास लिए बैठ जाते हैं, डाउनवर्ड हो गया, दोनों चीज हो गया। एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नोज, अब क्या होगा, हवा बाहर आ जाएगा, श्वास बाहर आ जाएगा। ओके, तो तीन समझ में आ गया, तीन चीज होता है, अस्टर्नम अंदर चला जाएगा, मतलब ये जो होगा इसका जस्ट उल्टा ये होगा। ओके, चलिए गैस एक्सचेंज ऑफ प्लांट, एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट, ये आदमी में तो समझ में आ गया गैस का कैसे कैसे एक्सचेंज होता है, प्लांट में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। ओके, कैसे होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। जो वीडियो पिछला नहीं देखे देख लीजिए, है ना, नहीं समझ में आएगा तो हम है ना डाउट क्लियर करने के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।